हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग एक बार फिर अपनी इस क्लास से बच्चों बीए सेकेंड ईयर का जो आपका फर्स्ट पेपर है यानी कि पहला प्रश्न पत्र है, उस प्रश्न पत्र को आज कंटिन्यू करेंगे हम लोग। जैसे कि हम लोगों ने बच्चों पिछली क्लास में अपना जो आपका कार्बोहाइड्रेट नया एक चैप्टर था आपको हम लोगों ने स्टार्ट किया था। उस चैप्टर में हम लोगों ने बच्चों कार्बोहाइड्रेट की जो मूलभूत आवश्यकता, मूलभूत बेसिक चीज़ों के बारे में देखा था कि कार्बोहाइड्रेट की संरचना कैसी है, कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या चीज़ें हैं, उसमें हमारे भोजन को कितने भाग को कवर करती है, उन सारी चीज़ों को हम लोगों ने देखा था और समझा था। उसी चैप्टर को हम लोग आज आगे कंटिन्यू करते हुए कार्बोहाइड्रेट में ही हम लोग आज इसके क्लासिफिकेशन ऑफ द कार्बोज यानी कि जो आपका कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण है, मतलब वो कितने प्रकार का होता है और प्रकृति में किस प्रकार से पाया जाता है, जिसे हम अपने भोजन में ग्रहण करते हैं, आज उसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों मैंने अपने पिछले लेक्चर में बताया था कि जो हमारे 6 पोषक तत्व होते हैं, प्रोटीन, कार्बोज, वसा, विटामिन, खनिज लवण, उनमें से एक जो सबसे ही नहीं बहुत ही महत्वपूर्ण भाग हमारा जो होता है ये कार्बोहाइड्रेट यानी कि कार्बोज का होता है, क्योंकि ये हमारे भोजन का 60 से 65% भाग कवर करता है। प्रोटीन हमें वृद्धि देता है, ऊर्जा देता है, लेकिन कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा देने के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। जो निम्न एवं निर्धन परिवार होते हैं वो तो अपने भोजन का 90% तक भाग कार्बोहाइड्रेट से ही पूर्ति करते हैं, क्योंकि जो प्रोटीन डाइट होती है उसमें कुछ रिच वर्ग का ही व्यक्ति उस डाइट को ज़्यादा प्रोसीड करता है, परंतु ये कार्बोहाइड्रेट जो है हमारे भोजन में चाहे निम्न वर्ग हो चाहे मध्यम वर्ग हो, हर एक वर्ग के लिए आवश्यक होता है। लेकिन निम्न वर्ग में ऐसा देखा गया है कि मोटे अनाज के रूप में वो रोटी, चावल, आलू को ज़्यादा मात्रा में यूज़ करते हैं, इसलिए वो उनके भोजन को अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट से पूर्ति की जाती है, उन्हें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो आज की क्लास में हम लोग बच्चों कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का होता है और किन किन चीज़ों में से हमें उसके मिलने की संभावना पाई जाती है। तो पहला देखते हैं कि कार्बोज का वर्गीकरण। बच्चों कार्बोज को हम लोगों ने देखा था वहाँ पे भौतिक संरचना के आधार पे, और आज हम लोग देखेंगे इसको रासायनिक संरचना के आधार पे। तो भौतिक संरचना के आधार पे कार्बोहाइड्रेट बच्चों 3 भागों में पाया जाता है। पहला मोनोसेक्राइड, दूसरा डाइसेक्राइड, तीसरा आपका पॉलीसेक्राइड। ठीक है, जैसा नाम से अर्थ से स्पष्ट हो रहा है, मोनो मीन्स एक कार्बोहाइड्रेट की मात्रा, डाई मीन्स 2 और पॉलीसेक्राइड मीन्स मतलब अधिक जटिल कार्बोहाइड्रेट की मात्रा इसमें पाई जाती है। तो सबसे पहले हम लोग को जो ये आपका रासायनिक संरचना के आधार पे हम लोगों ने देखा, तो इसमें देखेंगे पहले हम लोग मोनोसेक्राइड को। मोनोसेक्राइड कार्बोहाइड्रेट की मात्रा को हम लोग देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें पाई जाती हैं। तो बच्चों मोनोसेक्राइड में भी 3 प्रकार के कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। पहला पाया जाता है आपका ग्लूकोज। ठीक है, ग्लूकोज जो होता है मोनोसेक्राइड जो है ये कार्बोज का सबसे सरलतम रूप है, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के सिर्फ एक अणु पाए जाते हैं और इसके पाचन की क्रिया सबसे तेज होती है, मतलब ये घुलनशील अवस्था में भी पाए जाते हैं। तो मोनोसेक्राइड में सिर्फ एक होने के कारण इसके पाचन की क्रिया आसानी होती है। तो इसमें जो सबसे सरलतम रूप कार्बोज का क्या होता है, मोनोसेक्राइड, इसमें सिर्फ एक पाया जाता है। इसी में बात कर लेते हैं ग्लूकोज की। ठीक है, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र बच्चों C6H12O6 होता है। C6H12 और O6 यानी कि ये आपका क्या है, ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O, यानी कि कार्बन के 6, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 6 अणु जो पाए जाते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है प्रकृति में अनेक फलों तथा रसों में स्वतंत्र रूप से पाया जाता है ग्लूकोज। ठीक है, ये अंगूर में, शहद में, मीठे फल, शक्कर, आलू, सभी जो ये आपके कार्बोज युक्त भोज्य पदार्थ होते हैं, मीठे होते हैं, इनमें सभी में ग्लूकोज आपको मिल जाएगा। ठीक है, ग्लूकोज की मात्रा हमारे जब शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है और ग्लाइकोजन के रूप में चेंज नहीं हो पाती है, तो वही ग्लूकोज हमारे यूरिन में बाहर निकलता है, जिससे इंसुलिन की कमी के कारण ग्लूकोज ग्लाइकोजन में चेंज नहीं हो जाता। इसी वजह से जो डायबिटीज़ या मधुमेह की बीमारी
पाई जाती है। अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में सही रहती है तो ग्लूकोज जो होता है आपका ग्लाइकोजन में चेंज होकर हमारी यकृत और मांसपेशियों में स्टोर हो जाता है। लेकिन जब इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में कम बनती है या नहीं बनती है तो ये ग्लूकोज की मात्रा किस में चेंज नहीं हो पाती है, ग्लाइकोजन में, जिसके कारण ये शरीर से हमारे यूरिन के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। वो क्या कहलाती है आपकी डायबिटीज या मधुमेह या चीनी में की बीमारी कहलाती है। तो ग्लूकोज जो होता है सबसे सरल रूप में होता है और ये सबसे ज़्यादा मतलब तुरंत घुलनशील होता है और तुरंत पचने के काम में आता है। पाया किस में जाता है, अंगूर, शहद, मीठे फल, शक्कर, आलू में पाया जाता है। ठीक है, अब दूसरा बात कर लेते हैं फैक्टोज की, यानी कि इसको फल शर्करा भी कहते हैं। फैक्टोज यानी कि फल शर्करा, ये किस में पाया जाता है, फलों तथा गन्ने में पाया जाता है। जितने भी आपके फल होंगे, गन्ना और शहद में क्या पाया जाता है आपका फ्रुक्टोज, यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट आपको मिल रहा है वो किस रूप में मिल रहा है हमें, फैक्टोज के रूप में मिल रहा है। और इसका भी सूत्र क्या होगा, जो आपका ग्लूकोज का सूत्र वही फैक्टोज का भी सूत्र होगा, C6H12O6। ठीक है, अब बात कर लेते हैं गैल्कोटोज की। बच्चों ये जो गैल्कोटोज है मोनोसेक्राइड के अंतर्गत, ये हमारे प्रकृति में स्वतंत्र रूप में नहीं पाया जाता है। जब दूध के कार्बोहाइड्रेट, जब दूध का पाचन होता है तो दूध के कार्बोहाइड्रेट एक अणु के साथ ग्लूकोज, दूध के लैक्टोज के साथ मिलकर वो किसकी निर्माण करते हैं, गैल्कोटोज का निर्माण करते हैं, यानी कि हमारे मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। क्लियर, ये बात हो गई आपके मोनोसेक्राइड की, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के एक अणु पाए जाते हैं और इसके 3 पार्ट्स आपके हो गए, ग्लूकोज, फैक्टोज और गैल्कोटोज। अब बात कर लेते हैं डाइसेक्राइड की, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के कितने अणु पाए जाएंगे, 2 अणु पाए जाएंगे कार्बोहाइड्रेट के। ठीक है, इसका सूत्र होगा बच्चों डाइसेक्राइड का C12H22O11। ठीक है, C12H22O11, ये किसका सूत्र हो गया आपका, डाइसेक्राइड का। इसमें कितने हैं, 2 अणु हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से आपके पाए जाते हैं, पहला आपका हो गया सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। डाइसेक्राइड में कितने पार्ट्स हो गए आपके, सुक्रोज आता है, माल्टोज आता है और लैक्टोज आता है। तो सुक्रोज को क्या कहते हैं बच्चों, इसको में सुक्रोज कहाँ पाया जाता है, गन्ना या जो चुकंदर हम यूज़ करते हैं उसमें कार्बोहाइड्रेट किस रूप में होता है, सुक्रोज के रूप में होता है। ये मीठा और क्या होता है, घुलनशील होता है। गन्ना मीठा होता है, चुकंदर भी मीठा होता है और ये क्या होते हैं, ये घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं। तो आपका डाइसेक्राइड के अंदर क्या हो गया, सुक्रोज हो गया। अब दूसरी बात कर लेते हैं माल्टोज की। माल्टोज को जवा शर्करा भी कहते हैं। ठीक है, जवा शर्करा भी कहते हैं। और ये किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज, माल्ट और दूध में पाया जाता है। किस में पाया जाता है, अंकुरित अनाज, माल्ट और दूध में पाया जाता है। इसको क्या कहते हैं, माल्टोज में पाया जाता है। ठीक है, अब बात आती है लैक्टोज को। इसको क्या कहते हैं, दूध शर्करा कहते हैं। दूध में कौन सा पाया जाता है, दूध में क्या, लैक्टोज पाया जाता है, इसलिए इसको कहते हैं दूध शर्करा भी कहते हैं। तो माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है, 9.8 होती है। माँ के दूध में लैक्टोज की मात्रा कितनी होती है बच्चों, 9.8। और गाय और बकरियों में करीब 4.5 से 5% तक लैक्टोज की मात्रा पाई जाती है। तो ये आपकी बात हो गई बच्चों डाइसेक्राइड, यानी कि इसमें कार्बोहाइड्रेट के 2 अणु पाए जाते हैं और ये 3 रूप में पाया जाता है, पहला सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। तो मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड हो गया। अब हम लोग आगे बात करेंगे आपके पॉलीसेक्राइड की। ठीक है, पॉलीसेक्राइड क्या होता है, ठीक है, पॉलीसेक्राइड ठीक है, पहले इसमें बात कर लेते हैं स्टार्च की। जो ये जो पॉलीसेक्राइड है ये आपके सबसे 3 या 3 से अधिक कार्बोहाइड्रेट के अणु पाए जाते हैं। तो इसकी संरचना क्या काफ़ी जटिल पाई जाती है। ठीक है, पॉलीसेक्राइड की मोनोसेक्राइड में 1, डाइसेक्राइड में 2, पॉलीसेक्राइड में 3 या 3 से अधिक अणु पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टार्च की। तो जो पेड़ पौधों के जड़ों के तनों में जो पाया जाता है, क्या पाया जाता है, वो स्टार्च पाया जाता है। और ये मानव शरीर में भी पाचन के कमी अवस्था में पाया जाता है, लेकिन पेड़ पौधों, बीज, फल के अंतर्गत में ये ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, जड़, बीज, फल में, ठीक है, ये पाया जाता है स्टार्च। अब दूसरी बात कर लेते हैं हम लोग टेक्सटिन की।
ठीक है, डेक्सट्रीन की। तो डेक्सट्रीन ये भी हमारी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता, ये अक्सर पाया जाता है ब्रेड हो गए और केक बिस्कुट की जो ऊपरी तरह क्या होती है वो डेक्सट्रीन के रूप में होती है, क्योंकि जब ट्रांसफ़र होता है गेहूँ से मैदे से जो चीज़ें बनती हैं वो डेक्सट्रीन के फॉर्म में चली जाती हैं। तो वो डेक्सट्रीन अधिकतर किस में पाया जाता है, ऊपरी सतह जो होता है आपका ब्रेड का, ठीक है, केक बिस्किट, ठीक है। तो ये सब में चीज़ों में क्या पाया जाता है, आपका डेक्सट्रीन पाया जाता है, क्योंकि ऊपरी चीज़ों में भूरेपन के रूप में होता है, वो चीज़ें क्या कहलाती है, आपकी डेक्सट्रीन कहलाती है। अब बात कर लेते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन, ठीक है, तीसरा आपका हो गया ग्लाइकोजन। ठीक है, ग्लाइकोजन। तो ग्लाइकोजन जो है बच्चों, ये जंतु स्टार्च के रूप में पाया जाता है। ग्लाइकोजन कहाँ पाया जाता है, जंतु स्टार्च। और ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन हमारे शरीर में यकृत और मांसपेशियों में स्टोर होता है। हमारे शरीर में जो ग्लूकोज की मात्रा होती है बच्चों, वो मैंने पिछली भी क्लास में बताया था आपको कि वो ग्लूकोज जो होता है इंसुलिन के से क्रिया करके, इंसुलिन के माध्यम से ग्लाइकोजन में चेंज हो जाता है, और वही ग्लाइकोजन हमारी यकृत और मांसपेशियों में स्टोर हो जाती है। और जब हम कभी बीमार अवस्था में या फिर किसी बीमारी में या व्रत में रहते, तो वही ग्लूकोज ग्लाइकोजन में बदल के हमें ऊर्जा के रूप प्राप्त हो जाती है। वो अगर इंसुलिन की मात्रा हमारे शरीर में नहीं बने या कम बनती है तो ये क्रिया बाधित होती है, और उस क्रिया के द्वारा क्या एक नई बीमारी हो जाती है, डायबिटीज़, यानी कि चीनी का जो मधुमेह के रोग होता है उसको कहते हैं। तो ग्लाइकोजन हमारे शरीर में यकृत और मांसपेशियों के रूप में जमा हो जाती है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं चौथा, सेलुलोज की। ठीक है, सेलुलोज। ठीक है, ये जो सेलुलोज होता है जटिल होता है, अघुलनशील होता है। ठीक है, जटिल है और अघुलनशील है। किसमें पाया जाता है आपका, ये साबुत अनाज, दाल, फल वगैरह में, फल में भी सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, तो जितने साबुत अनाज, मोटे अनाज होते हैं उनमें सेलुलोज की मात्रा पाई जाती है, लेकिन ये अघुलनशील होती है। लेकिन ये हमारे छोटी आंत के लिए, बड़ी आंत के कमाकुंचन की गति के लिए काफ़ी ये अच्छी होती है, जिससे उनके कमाकुंचन की गति अच्छी होती है, और फिर वो हमारे मलद्वार के जो भी अवशिष्ट पदार्थ होते हैं उनमें वो काफ़ी मदद करती है। सेलुलोज की क्रिया से हमें कॉन्स्टिपेशन नाम की बीमारी से काफ़ी मदद मिलती है। तो आपका जो सेलुलोज है साबुत अनाज, दाल और फल और सब्जियों के जो फलों में पाया जाता है, और ये एक काफ़ी मतलब अघुलनशील है, जटिल भी है और अघुलनशील भी के रूप में पाया जाता है। तो बच्चों ये था आपका पॉलीसेकेराइड, जिसमें हम लोगों ने इसके 4 पार्ट्स के रूप में देखे पॉलीसेकेराइड को। तो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड। ठीक है, ये कार्बोज के वर्गीकरण थे। हम लोगों ने पहले उनको भौतिक रूप में देखा था, अब ये रासायनिक रूप में वर्गीकरण, और इन सारी चीज़ों को हम लोगों ने अलग अलग रूप में देखा कि कार्बोज का वर्गीकरण किस प्रकार से होता है, मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड के रूप में। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोग इतना ही करते हैं, और फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोग कार्बोज की प्राप्ति के साधन और अपने आहार में एज बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट, उसके वर्ग के हिसाब से कितनी रिक्वायरमेंट होती है, उस चीज़ के रूप में हम लोग देखेंगे कि कार्बोज को कितनी आवश्यकता होती है। जो हमारे एक भोजन का, जो हमारे मुख्य आहार का सबसे ज़्यादा भाग कवर करता वो है कार्बोहाइड्रेट। इसलिए इसके बारे में हमें उन सारी चीज़ों की जानकारी होनी चाहिए कि जो हमें हमारे आहार में पोषक तत्वों के रूप में प्राप्त होते हैं। तो बच्चों आज की क्लास में हम लोगों ने कार्बोज का वर्गीकरण देखा और उनके वर्गीकरण को विस्तृत रूप में समझा। आगे की नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस कार्बोज के क्लास को फिर कंटिन्यू आगे करेंगे, और इसके एक नया, तो इसके आगे का जो भी कंटेंट उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।